बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग यूनिट नंबर 7, ठीक है जी, एमडी कैट का थर्मोडायनेमिक्स का ये यूनिट है हमारा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोगों ने बड़ी तसल्ली से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है सारा का सारा। तो आज मैं आप लोगों को इसके दो टॉपिक पढ़ाऊँगा, बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके बाद प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस। ये जो वो टॉपिक है जो आपको एफएससी में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। ठीक है, तो लो जी बच्चों, सबसे पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पास्टुलेट्स, मेरा ख्याल है कि ये तो वैसे ही आप लोगों को सारों को आते ही होने हैं, ये बहुत आसान से हैं, इनमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो फिर भी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जी। बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ, ये केमिस्ट्री में भी मेरा ख्याल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लो जी, बेसिक पास्टुलेट्स हैं किसके? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ये हम लोगों ने अपने आज के इस लेक्चर में बच्चों स्टडी करने हैं। ठीक है, बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें होता क्या है, एक तो मतलब आप लोगों को पहले से काफ़ी इस चीज़ के बारे में इल्म होगा भी कि केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये पढ़े हैं। सबसे पहला पास्टुलेट बच्चों में तो लिखने लगाऊं कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला पास्टुलेट क्या है कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है जी, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक चीज़ ये हो गई कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस में भी बच्चों बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ जी मेरे पास ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में मैंने कोई गैस फिल कर दी है। अब ये कंटेनर का वॉल्यूम तो एक फाइनाइट वॉल्यूम है, मतलब एक महदूद वॉल्यूम है। इसके अंदर मैं गैस फिल कर देता हूँ। मुझे बताओ, आप लोगों को पता है बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल्स तो इसमें इतने ज़्यादा कि आप लोग गिन भी नहीं सकते। इसका मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस भी अगर हो तो उसमें बच्चों वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। देखिए, आपको पता है, सपोज करते हैं ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये गैस का मॉलिक्यूल नंबर 2 है। मुझे बताएं, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस इनके साइज़, ठीक है जी, ये डिस्टेंस जो होता है ना वो, या सेपरेशन जो होती है वो इनके साइज़ से ज़्यादा होती है। इसी तो एक दूसरे के लिए पॉइंट मैसेज कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है बच्चों? पॉइंट मैसेज हैं। ठीक है, तो और ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेरा ख्याल कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना वो उनके साइज से 300 टाइम्स लार्ज होता है। तो ये डिस्टेंस जो इनके दरमियान में होता है ये इनके साइज से मुराद है इनका रेडियस, इनका डायमीटर, तो उसके मुकाबले में ओवरऑल ज़्यादा होता है ये। ठीक हो गया बच्चों, ये दूसरा पास्टुलेट था। तीसरा पास्टुलेट, आप लोगों को पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है जी, वो चरसी मोशन में होते हैं। किस मोशन में होते हैं? चरसी मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में बच्चों किस मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। और उसके बाद रैंडम मोशन है एंड चेंज देयर डायरेक्शन, एंड चेंज देयर डायरेक्शन, एंड चेंज देयर डायरेक्शन आफ्टर एवरी कोलिजन। और बच्चों हर कोलिजन के बाद अपनी ये डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। एंड चेंज देयर कोलिजन आफ्टर एवरी, एंड चेंज देयर डायरेक्शन आफ्टर एवरी कोलिजन। देखें, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया, दूसरा किसी और से टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा बच्चों? ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, रैंडम मोशन में होते हैं और उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बच्चों क्या कर लेते हैं? कोलिजन के बाद चेंज कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल जाके टकराया, दूसरे से टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके बच्चों, इसके बाद चौथा जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कोलिजन है बच्चों वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बच्चों। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन फिर वो होगी कि जिसमें इनका ऐसी कोलिजन जिनमें टोटल मोमेंटम भी इनका कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम, ठीक है जी,
बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनमें बच्चों टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो हुई, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या नाम है, ये भी पता होना चाहिए कि इनकी जो वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ए सी से मुराद है आफ्टर कोलिजन, बी सी से मुराद है बिफोर कोलिजन। ठीक हो गया बच्चों। तो ये है जी कुछ बेसिक छोटे छोटे पोस्टुलेट्स। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। देखें एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा हुआ है ना, एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा है, एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा है। आपका ख्याल है कि इन दोनों के दरमियान में कोई फोर्स होगी? नहीं, इन दोनों के दरमियान में कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। यानी ये नहीं करेगा कि ये 1 वाला 2 वाले को अट्रैक्ट करेगा या 2 वाला 1 वाले को अट्रैक्ट करेगा या ये रिपेल करेंगे, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स नहीं है। दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। हाँ, बट जब ये देखें ना, जब ये टकराएंगे ना, जब ये टकरा जाएंगे, टकराते वक्त तो ज़ाहिर बात है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, मगर टकराने से, ठीक है, टकराने से पहले मतलब जब तक ये नहीं टकराए तब तक ये एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हम लोग इनके ऊपर बच्चों ग्रेविटी का कोई इफेक्ट डिस्कस नहीं करते यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो मैंने साइन बनाया है ये ऐसे करके बच्चों ये एवरेज को शो करता है। सो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनके टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया। और ये आप, और इसके बाद आप लोग एक और पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का भी आप लोग पढ़ते हैं जी कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, कि इनका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है ना बच्चों, वो गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम होता है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पोस्टुलेट भी पढ़ा हुआ है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है बड़ा छोटा होता है और गैस का जो मॉलिक्यूल्स का जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है मतलब जो वो आपको पता है लार्ज होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस। ये पहले पोस्टुलेट से थोड़ा बहुत ये लिंक भी करता है। तो लो बच्चों ये हैं आप लोगों के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ है भी नहीं थी, ठीक है। और जो है ना क्या नाम है, हम लोग इसको मतलब बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। हाँ, एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, 9th पॉइंट लिख लें बेशक, कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। 9th पॉइंट लिख लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस is constant। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। ये है बच्चों इसका लास्ट मतलब पोस्टुलेट तो नहीं हम कहेंगे, मतलब ये पॉइंट्स हम लोग कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आपकी बुक में तो सिर्फ उसने 5 लिखे हुए हैं ना, मगर ये मैंने आप लोगों को वैसे ही मतलब एक जनरल चीज़ें बता दी हैं। तो बच्चों पहला सुन लें, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है वो उनके साइजेस से बहुत बड़ा होता है, इसलिए पॉइंट मैसेज कहलाते हैं एक दूसरे के। इनकी कोलिजन जो होती है आपको पता है कि इनके जो रैंडम मोशन होती है चर्सी मोशन में होते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं हर कोलिजन के ऊपर। उसके बाद इनके दरमियान जो कोलिजन होती है बच्चों वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है और इनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो अब बच्चे कहते हैं सर इससे एमसीक्यू कैसे आएगा? भाई मेरी बात सुने, वो आप लोगों से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों वो उसने पॉइंट लिखे होंगे कुछ बना के, तो जिस बच्चे को ये वाला पूरा पेज अच्छे तरीके से पता चल गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये क्योंकि ये थोड़ा सा हमने हट के भी मतलब देख लिए हैं पॉइंट्स, तो ये आपकी फिजिक्स के हवाले से तो जो पॉइंट्स हैं बच्चों वो अब ये क्लियर हो चुके हैं। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनसे बाहर कोई भी नहीं आएगा। इसी तरह नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, their kinetic energy is directly proportional to temperature, number of molecules per unit volume of the gas is constant, volume of the molecules is negligible as compared to volume of the gas। तो लो बच्चों ये है जी आप लोगों का बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसकी आप लोग बेशक पिक बना लें जल्दी ताकि हम लोग आगे चल सकें। ओके अच्छा जी बच्चों, अब जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है ना, एक्चुअली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बच्चों प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने हैं। ठीक है जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, मेरा ख्याल है हमारा जो अभी तक शेड्यूल था अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस शेड्यूल के मुताबिक ही चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे के कोई लेक्चर वगैरह भी रहते हैं तो वो जो सेशन चल रहा था, ठीक है, जो भी नया दोबारा से स्टार्ट हुआ है आप उसमें मतलब लेक्चर ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मेन हमारा फोकस है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हों। ठीक है बच्चों, तो देखें अब इसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। इसमें अब देखें मैं आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूलाज की तरफ नहीं लेकर जा रहा, पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी बेसिक्स बताऊंगा। देखें आप लोगों ने पढ़ा था जी कि यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर होता है। अच्छा, ये मैं कंटेनर आप लोगों के सामने ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये कंटेनर है बच्चों एक, ठीक है, इस कंटेनर की जितनी भी साइड्स हैं उन तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है। अगर आपको यहाँ पर इक्वल नज़र नहीं आ रही तो जस्ट इमेजिन कर लें कि ये इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड्स इसकी जो है ना क्यूब की वो इक्वल लेंथ की हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, और इसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर, मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m। बच्चों हर मॉलिक्यूल का मैस m है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें मैं ना इधर इसके फेस को ना कुछ फेसेस को आप लोग देखें, एक फेस ये ड्रॉ कर देता हूँ। इसके ना वैसे तो 6 फेस बनते हैं। ठीक है, ये देखें ना, एक मुंह ये, एक मुंह ये, एक मुंह ये, एक मुंह ये बाहर वाला, एक मुंह ये वाला और एक मुंह बैक साइड वाला। इसके टोटल 6 फेस बनते हैं। याद रखिएगा एक क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं। इनमें से हम लोग आमने सामने वाले इस वक्त ये वाले 2 फेसेस को डिस्कस कर रहे हैं अभी बस। ठीक है बच्चों, आमने सामने वाले इन 2 फेसेस को भी डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा अब देखें, सपोज करते हैं मैं कहता हूँ यार ये फेस है, ठीक है, इस फेस से एक मॉलिक्यूल इधर गया और जाके इधर ऐसे टकराया। मुझे बताएं बच्चों ये इस वक्त जिस वेलोसिटी से जा रहा है ना, सपोज करते हैं वो वेलोसिटी v1x है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी वो v1x है। जैसे ये एक पार्टिकल जाके इस फेस से टकराएगा बच्चों, मुझे बताओ क्या टकराने के बाद इस चरसी ने ऐसे वापस नहीं आना, ऐसे ये वापस आया। बच्चों अब देखें ये जिस वेलोसिटी से वापस आया, क्या वो वेलोसिटी वही होगी, बल्कि वो वेलोसिटी पहले से रिवर्स हो जाएगी। तो मैं उसे बोल दूंगा -v1x। ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो आ गई आप लोगों के पास, मतलब पार्टिकल इधर से गया है, ठीक है, इधर से गया है जाके इधर टकराया है, टकराने के बाद ऐसे वापस आ गया है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक जब गया है, जाते वक्त डिस्टेंस भी l कवर करके गया है, वापस आते वक्त भी इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो l है। इट मीन्स अगर मैं आप लोगों को वैसे ही कह दूँ कि सपोज करें ये A B C D E F G H जो मर्जी नाम दे दें, मैं अगर आप लोगों को कह दूं जी पार्टिकल गया है A B C D A फेस से कहां पर E F G H E फेस तक, तो और उसके बाद दोबारा वापस आया है वो A B C D A फेस तक, ऐसे गया टकरा के दोबारा वापस आया। तो बच्चों मुझे ये बताएं जब ये टकरा के यहां से दोबारा वापस आया है, इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है। तो बच्चों यहाँ तक का डिस्टेंस L, ये वाला डिस्टेंस भी L, ठीक है, वापस आने का भी। तो बच्चों टोटल इसका जो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर वो कितना हो गया, इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है
वो 2L हो गया है। एक पॉइंट ये आप लोगों के सामने आ गया। अभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं निकाल के तो आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, ठीक है। अभी एक पहला पॉइंट आप लोगों के सामने आया है, ठीक है, ABCDA। तो ये इधर से गया, इधर जाके टकराया, टकराने के बाद वापस आया, ओके। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर क्या है? दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, डेंसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। गैस के हर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हाँ जी, कितनी होगी? तो आप लोग सारे कहेंगे सर ईच मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर आ जाएगा m/l क्यूब, क्योंकि इसका जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो l इंटू एल कितना हो जाएगा? l क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम l क्यूब। मगर अगर मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें तो n मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो बच्चों याद रखिएगा n मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी mn/l क्यूब। अब देख लें ज़रा, ये अब आप लोगों के पास एक मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं जी? कंटेनर में गैस को फिल कर दिए, बताएं उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स की, n मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी? तो उसका आंसर क्या होगा? mn/l क्यूब। ठीक हो गया बच्चों। अब गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी भी आप लोगों के पास आ गई है, ठीक है। उनका जो है ना, मतलब एक फेज से दूसरे फेज तक का, और फिर दूसरे फेज से दोबारा एक पहले फेज तक का डिस्टेंस भी आप लोगों के पास आ गया है। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि इस क्यूब का जो एरिया है ना बच्चों, इसका जो एरिया है वो तो l² होगा ना, और इसके एक फेज का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो कितना होगा? l क्यूब होगा। और m क्या चीज़ होगी? मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर जो मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से हर एक मॉलिक्यूल का मैस बच्चों क्या होगा? m। m क्या चीज़ है? मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब देखें, ये डिस्टेंस भी आ गया, डेंसिटी ऑफ n मॉलिक्यूल्स भी आ गई। अब मुझे एक बात बतानी है आप लोगों ने, नेक्स्ट जो वो क्या है? देखें, क्या बच्चों मैं यहाँ पर ये चीज़ कह सकता हूँ कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला होता है बच्चों फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, मैं इधर लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास, इसको मैं F/L², तो पहले लिख दूँ यार, एरिया जो है L² है, ठीक है, ओके। क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि F जो होता है, जो F होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये पढ़ा हुआ है ना। तो चलो बच्चों, ये प्रेशर है, ये F की जगह पर चेंज इन मोमेंटम आ गया, T नीचे आके L² से मल्टीप्लाई हो गया। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम तो पढ़ा हुआ है ना। तो मैंने बस यहाँ पर F की जगह पर वो डेल्टा P/T पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब ये जो डेल्टा P है बच्चों, ये यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है, इसे बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर T इंटू L², ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बतानी है आप लोगों ने, हम तो प्रेशर निकाल रहे हैं ना। अब मुझे ये बताओ, क्या जब ये पार्टिकल जिसका मैस m है, जब इधर को जा रहा था इसकी वेलोसिटी v1x थी, जब वापस आ रहा है वेलोसिटी माइनस v1x है, मुझे बताओ इसकी ये फाइनल होगी, ये इनिशियल होगी? तो फाइनल मोमेंटम होगा माइनस mv1x, माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा mv1x डिवाइडेड बाय L² यहीं पर रहा। अब t की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? t की जगह पर जो यहाँ पर आएगा, अब देखिए t कैसे कैलकुलेट करना है। आप लोगों को पता है S इज इक्वल टू VT होता है। S इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? VT। तो T किसके बराबर होगा? S/V। तो मैं लिख दूंगा 2L/V1x। थोड़ा सा मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, अब कई लोगों को यहाँ पर पढ़ना है दोहरा। देखो भाई, एक छोटी सी बात आप लोग ज़रा सुन लें। टाइम का फार्मूला जो होता है ना बच्चों, ये देखें, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर v। T किसके बराबर होता है? S/V के बराबर होता है। ये मैं वैसे ही मतलब बता रहा हूँ। तो मुझे बताओ, जो इसने यहाँ से यहाँ तक का और या वापस यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, वो 2L नहीं कवर किया, और जिस वेलोसिटी से कवर किया उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? v1x है। वो तो लेता बात है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो जब मोमेंटम में देखेंगे तो फाइनल उसकी वेलोसिटी ये, तो फाइनल मोमेंटम ये, इनिशियल मोमेंटम ये। अब जब दोनों को ऊपर ऐड कर देंगे बच्चों, तो वो बन जाएगा माइनस 2mv1x, नीचे कितना बन गया? 2L ओवर v1x, और साथ में बच गया L² आप लोगों के पास। बच्चों क्या ये v1x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो देखो 2 से कट गया, v1x ऊपर चला गया, तो फाइनली आपके पास क्या बच गया? माइनस m v1x का स्क्वायर ओवर L³। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये देखें, ये फार्मूला जो अब आप लोगों के सामने बच्चों आ गया है ना इस वक्त,
इस फार्मूले को भी आप लोगों ने नोट कर लेना। मैंने एक मरतबा पेपर में एमसीक्यू देखा था, उसने ये पूछा हुआ था कि बताओ भी प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इट कैन बी गिवन बाय, ठीक है, तो वो डेल्टा पी ओवर टी इंटू एल स्केयर, और इसी को जब ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, तो बच्चों माइनस एम वी वन एक्स का स्केयर ओवर एल क्यूब आप लोगों के पास आ जाता है। अभी ये फाइनल रिलेशन नहीं आया, अभी इसके अंदर भी आप लोगों को पता है वो v1x की वैल्यू पुट करते हैं px। ये एक्चुअली आपके पास जितना भी प्रेशर आया है ना इस वक्त, क्योंकि हमने अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ जो फोर निकाली है ना, देखें मेरी बात सुने, हमने जो मोमेंटम निकाला है एक्स एक्सिस के अलोंग निकाला है, तो इस वक्त ये जो एक्चुअली आप लोगों के पास प्रेशर आया है ना बच्चों, ये भी अभी किसके अलोंग आया है, एक्स एक्सिस के अलोंग आया है। एक्चुअली आपका ये जितना भी प्रेशर आया है ना इस वक्त, ये किसके अलोंग आया है, एक्स एक्सिस के अलोंग आया है, क्योंकि आपने फोर्स भी एक्स एक्सिस की ली थी, मोमेंटम भी एक्स एक्सिस वाला पुट किया, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और भाई एक्स एक्सिस वाला ही किया ना, तो इसलिए अभी एक्स एक्सिस का प्रेशर निकाला है, और वो भी ये फाइनल प्रेशर नहीं है अभी, इसमें भी मतलब बस ये एक रिलेशन आप लोगों के सामने आया है, ठीक है, इसको जरा आप लोग करें नोट। अब ना मतलब ये एक और एमसीक्यू, अब देखें डिस्टेंस ये है ना, अगर मैं बच्चों अब आप और टाइम ये आ गया, देख रहे हैं अब टाइम भी आप लोगों के पास आ गया है, एक फेज से वापस उसी फेज तक आने का टाइम भी आप लोगों के पास आ गया बच्चों, डिस्टेंस भी आप लोगों के पास आ गया, डेंसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स भी आ गई, प्रेशर का रिलेशन इस फॉर्म में भी आप लोगों के पास आ गया है, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, ठीक है जी, क्या होंगी, मतलब मैं आप लोगों से अगर एमसीक्यू पूछूं बच्चों कि किसी एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल कर दिया गया, बताएं व्हाट विल बी देयर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बताओ भी बच्चों उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब मेरी एक बात सुनना, अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनकी कैसे निकालनी है, आपको पता है बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, ऐसी है। चलो बस मुझे ये बताओ, अभी हम लोग जो इनका टाइम कैलकुलेट करके हैं वो कितना है, 2l ओवर v1x, यही नहीं आया क्या भाई, यही नहीं आया 2l ओवर v1x, तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा तो v1x ओवर 2l, ये आप लोगों के पास इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी अब आप लोगों के पास आ गई। अगर आप लोगों को अगर आपको वेलोसिटी पता है, लेंथ ऑफ फेस पता है, तो आप लोग उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद जो यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ना उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस अलोंग एक्स एक्सिस जो उसने कैलकुलेट किया है ना आप लोगों के पास ओवरऑल, वो उसका भी एक रिलेशन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने शायद कभी इसकी सारी डेरिवेशन बच्चों अगर पढ़ी हो ना, तो सारी डेरिवेशन के बाद आप लोगों को px का एक फाइनल फार्मूला मिलता होता है। अब वो सारी डेरिवेशन तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, ठीक है, मैं जस्ट ये फार्मूला लिखूंगा बच्चों के px इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था इसका, px इज इक्वल टू रो एवरेज v स्केयर x, सिमिलरली py इज इक्वल टू एवरेज रो v स्केयर y, और pz इज इक्वल टू एवरेज रो v स्केयर z। तो ये बच्चों आप लोगों के पास तीनों रिलेशन फाइनली आए थे, px py pz, px py और pz, ये तीनों के रिलेशन आप लोगों ने पढ़ लिए थे। तो ये अब डेरिवेशन तो नहीं है, मगर अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एक ये भी पॉइंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि पता नहीं यार ये क्या है, ये तो एमसीक्यूज में आने ही नहीं है। भाई ये देखो एमसीक्यू बन सकता है, इनके रिलेशंस हैं ये, ठीक है, बस घूमना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। इनकी डेरिवेशन है अब वो हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है, उसकी डेरिवेशन की हमें ना ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों, इस कंटेनर में, ठीक है जी, इन कंटेनर, ओ भाई सुन लेना ज़रा गौर से, कंटेनर में आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है ना, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो या जी एक्सिस के लॉन्ग हो बच्चों, ये इक्वल होता है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था पास्कल्स लॉ ने, ठीक है। अब वो पास्कल्स लॉ तो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेनर में जो px py pz हैं ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, किसके मुताबिक, पास्कल्स लॉ के मुताबिक, ठीक है जी। द प्रेशर ऑन द अदर साइड एवरी साइड इन साइड द वॉल विल बी सेम, ठीक है। और मगर इसकी कंडीशन ये है कि इसकी जो डेंसिटी है ना गैस के मॉलिक्यूल्स की, तमाम की डेंसिटी, ये डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म डेंसिटी की वजह से, ठीक है जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एग्जर्ट होता है बच्चों, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग या जी एक्सिस के लॉन्ग, वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। क्या ये आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद एक चीज और आप लोगों ने याद रखनी है कि इसी कंटेनर में, अब ये दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इसी कंटेनर में, ठीक है बच्चों, इसी कंटेनर में
जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज है ना बच्चों, जो इनकी वेलोसिटीज हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, स्क्वायर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज आर इक्वल। ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज वी स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर वाई या वी स्क्वायर जी, बच्चों ये आपस में इक्वल होते हैं। पार्टिकल, क्योंकि देखें आपको पता है इनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, वेलोसिटी कंजर्व रहती है। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मर्जी जाए, एक्स एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग या जी एक्सिस के लोग, उसकी वेलोसिटीज क्या रहेंगी बच्चों, कांस्टेंट ही रहेंगी। तो मेरी बात सुनो, अगर ये डेंसिटी पहले ही कांस्टेंट है और ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो प्रेशर भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो बच्चों ये छोटे छोटे फार्मूलाज और छोटे छोटे टिप्स इसके पता होने चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे, मगर इसकी डेरिवेशन के अंदर ना कुछ उसने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बच्चे छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट नहीं अब छोड़ने, आप लोगों के पास मौका है। ठीक है, आप लोग इसको एंजॉय करें अच्छे तरीके से। लो बच्चों, अब इसके बाद फिर फाइनल रिलेशन प्रेशर का क्या आया था, फाइनल फार्मूला ऑफ प्रेशर आफ्टर ऑल डेरिवेशंस। बच्चों हम लोगों ने प्रेशर का एक फाइनल फार्मूला डिराइव कर लिया था, और वो फाइनल फार्मूला आप लोगों को पता है क्या था बच्चों, वो फाइनल फार्मूला था P इज इक्वल टू रो बाई 3 एवरेज वी स्क्वायर। लो जी बच्चों, ये था आपका फाइनल फार्मूला, रो बाई 3 एवरेज वी स्क्वायर। अब यहां से शुरू होनी है आपकी असल कहानी। क्या शुरू होनी है, असल कहानी शुरू होनी है। अब मगर मैं आप लोगों को पहले, ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ बताता हूँ। एक बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है, नोट है, छोटा सा नोट है 5 रुपए वाला। ठीक है, सुनना ज़रा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं, देखें ज़रा, ये मैंने मीन लगाया, ठीक है, ओके, ये मैंने लिखा V, इधर मैं लगाता हूँ बच्चों स्क्वायर, और इधर मैं लेता हूँ अंडर रूट। ऐसे किसी को गलती से समय लगाओ, एक बड़ी ही काम की बात देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V R M S हो है ओ चरसी लोगो, ये देखो ओ भाई, ये एवरेज वेलोसिटी है, मीन, ये मीन आ गया, स्क्वायर है, स्क्वायर का ऐसा आ गया, रूट है ब्लू कलर का, तो रूट आ गया ब्लू कलर का, वी ब्लैक कलर की थी भाई, ब्लैक कलर की आ गई। क्या मैं इस पूरी चीज़ को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। तो याद रखिएगा, जब भी एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर का अंडर रूट हो, इट मीन्स वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। दोनों साइड पर स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक तो ये रिलेशन है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बी डॉट एस बोले तो बोथ साइड्स स्क्वायर लें, स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा ये वाला, आपके पास सिर्फ एवरेज वी स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर आर एम एस के बराबर आ जाएगा। ये लो, याद रखिएगा, जहां पर आपको ये नजर आए आप लोग वहां पर सिर्फ वी स्क्वायर आर एम एस लिख सकते हैं, जहां पर ये नजर आए वहां पर आप लोग वी आर एम एस लिख सकते हैं ना। एक तो ये बात होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ गया, आप लोगों को बच्चों इस चीज का भी पता होना चाहिए, अगर अकेला ये लिखा हो, ये देखना जरा, सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वी आर एम एस की जगह पर, ये देखें, मैं सिर्फ ये लिखता हूं वी स्क्वायर मीन, बस इसे मैं लिख दूंगा वी एम एस, बिल्कुल लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, और भाई लिख सकता हूं, ये देखो क्या बन गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वीएमएस भी लिख सकता हूं बच्चों मैं इसको। तो अब आप लोग जरा गौर करें, आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ज्यादा नहीं गौर करना भाई। ये जो वी स्क्वायर है ना, इसकी जगह पर एक मरतबा ये लिखो। अब देखो, एक फाइनल फार्मूला, दूसरा 3 फार्मूलाज मैं लिखूंगा। ये फार्मूले में वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर को इधर पुट कर दो, P इज इक्वल टू रो बाई 3 क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आर एम एस। एक आ गया ये भी फाइनल फार्मूला, क्योंकि ये और ये इक्वल है। अच्छा, फिर अगर ये नहीं पसंद आता आप लोगों को तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या इसी वी स्क्वायर की जगह पर मैं वी एम एस लिख सकता हूं? तो बच्चों ये आ गया रो बाई 3 वी एम एस। ये लो, प्रेशर ऑफ गैस के आप लोगों के पास अब 3 फार्मूलाज आ चुके हैं। आ जाओ जरा, मैं इनको दोबारा से लिखता हूं।
ये देखो बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस के अब आप लोगों के पास 3 फार्मूलाज आए, 1 2 3। कितने फार्मूलाज आए? 3। अब देखो, पहला था ρ/3 एवरेज वी स्क्वायर, दूसरा आया ρ/3 वी स्क्वायर RMS, अच्छा, फिर 3 आया ρ/3 VMS। लो जी बच्चों, ये आपके पास टोटल 3 फार्मूलाज आए। ऐसे ही है क्या? आपकी बुक से बाहर तो नहीं है ना भाई? कॉन्सेप्ट है बुक वाला। अच्छा, यहां से एक चीज साफ नजर आ रही है कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, बाय कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट, बाय कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट, बाय कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट, अगर डेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाए बच्चों, तो याद रखना है आप लोगों ने प्रेशर का एवरेज वी स्क्वायर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर का सिर्फ मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये लो बच्चों, आप लोगों के पास टोटल 3 फार्मूलाज आपकी जिंदगी में आ गए हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वी स्क्वायर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये और ये तो बात तो एक ही है, ठीक है? तो इसको देखें ना, क्योंकि ये भी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट मींस अब हमारे काम के ये तो ये इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है। मगर अब मैं आप लोगों को देखें ऐसे कह सकता हूं, फिर ये देखना, छोटा सा एक बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन आप लोगों के सामने आने लगा। क्या मैं कह सकता हूं रेशियो ऑफ प्रेशर्स exerted by 2 molecules of the gases is equal to their velocity square ratio। ये देखें v1/v2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरह बच्चों इसमें भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p1/p2 इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1 ओवर रूट मीन स्क्वायर स्पीड 2 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। इसके बाद यानी यहाँ पर ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 है, क्या इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं p1/p2 इज इक्वल टू मीन स्क्वायर स्पीड 1 ओवर मीन स्क्वायर स्पीड 2। ये लो जी बच्चों, ये है आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक प्रेशर के हवाले से। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरू हुआ है भाई, क्या है? अब मेरी एक बात सुनो, बड़ी ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आप देखें, अगर मैं आप लोगों को यहां से MCQ देता हूं, मैं आपको कहता हूं जी इफ, अब क्वेश्चन सुनते जाना जरा, if VRMS is doubled by keeping density constant, एक ये क्वेश्चन है। फिर if mean square velocity is doubled by keeping density constant। लो जी बच्चों, अब सुनना जरा, अगर मीन्स के, अब देखें ये है, अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल कर देंगे डेंसिटी, बट कंडीशन क्या है? डेंसिटी कांस्टेंट। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों ये इसका स्क्वायर है, तो बच्चों याद रखिएगा प्रेशर विल इंक्रीज 4 टाइम, प्रेशर विल बिकम क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब क्या है? 4 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। ओके बच्चों, अच्छा, अगर अब देखें, अब सवाल में गौर करना है भाई, उसने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी थी। अगर वो सिर्फ मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहता है, सिर्फ वो आपको क्या कहता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो बच्चों याद रखना, अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो प्रेशर का मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ जस्ट डायरेक्ट रिलेशन है। तो इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डबल, बट कंडीशन क्या है? बाय कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रेशर विल बिकम डबल, प्रेशर विल बिकम डबल, तो बच्चों प्रेशर आपका डबल हो जाएगा। ठीक हो गया? अब ये तो आ गई आप लोगों के पास एक बिल्कुल बेसिक सी चीज। ठीक हो गया बच्चों? अब एक बात आप लोगों ने अभी और सुननी है, अभी ये खत्म तो नहीं ना हुआ। अब देखना जरा, इसको पहले नोट कर लें जरा, शाबाश, जल्दी जल्दी। फिर एक और रिलेशन है बड़े काम का, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रेशर का ना एक और रिलेशन है, P इज इक्वल टू 2N/3V एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना?
ये रिलेशन भी आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, और उसने n ओवर v को ना बाद में, इस n ओवर v को बच्चों, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और v वॉल्यूम है, उसने बाद में इसी को क्या लिख दिया हुआ है 2/3 n नॉट, एक कांस्टेंट दे दिया नाम, और साथ में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लगा दी है। तो ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है भाई, ठीक है ना। 2n/3 v वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, ठीक है। तो 2n/3 v एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो 2/3 n नोट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई फिर कि बच्चों प्रेशर का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों याद रखिएगा, इफ़ यू आर गिवन द काइनेटिक एनर्जी रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यू कैन कैलकुलेट देयर प्रेशर रेशो, क्योंकि प्रेशर रेशो विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रेशो बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। तो लो भी बच्चों, ये हैं कुछ MCQs प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को गलती से ये समझ आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। अब देखें, अभी तो ये प्रेशर ऑफ गैस के फार्मूलाज हैं, आप लोग देखें अभी तक कितने फार्मूलाज आ गए हैं, तो अब ये आप लोगों को आने चाहिए। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, मुझे भी तो आते ही हैं भाई, ये अब आप लोगों को भी आने चाहिए। इसके बाद अब देखना है ज़रा नेक्स्ट चीज़ क्या है बच्चों। यही जो फार्मूला मैंने अब आप लोगों के सामने लिखा था, क्या फार्मूला बना लिखा था कि P = ρ/3 रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऐसे लिखा था ना। अच्छा, अब इससे मैं एक और रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूँ, जाओ। हाँ जी, घूम रहे हैं ना अब आप लोग, घूमना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, आप लोग यहाँ से अगर थोड़ा सा गौर करें, ज़्यादा गौर नहीं करना, थोड़ा सा गौर करना है, तो बच्चों मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ कि V² RMS = 3p/ρ, और मैं ये भी तो लिख सकता हूँ VRMS = √3p/ρ। ये लो, वो आ गया तुम लोगों के बचपन का फार्मूला। क्या ख्याल है, ये आया कि नहीं आया? तो लो जी बच्चों, एक चीज़ यहाँ से और सामने आ गई, ठीक है, और एक चीज़ सामने आ गई। आपको पता है कि इसी को मैं, ठीक है, डेंसिटी, अब देखें ये P है ना, P, ये देखना ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख लगा। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऊपर ले जाओ, 3pv/m आ गया। ओके, pv किसके बराबर होता है, 1 मोल गैस के लिए, RT के बराबर 3RT/M। आ लो, VRMS का एक और फाइनल फार्मूला आप लोगों के सामने आ गया है। तो बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फार्मूला और आप लोगों के सामने आया है। इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। और यहां से पता चल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट मैस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों भाई, तब ये सेट हुई है ज़रा। और भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन, अंडर रूट मैस के साथ, और अंडर रूट प्रेशर के साथ बच्चों क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब एक चीज़, अब MCQ ज़रा सुनना, क्वेश्चन सुनना ज़रा। मैं आपको कहता हूं जी, इफ प्रेशर, अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑफ गैस इज डबल, VRMS विल बिकम। तो बताओ बच्चों VRMS क्या बन जाएगी। ऑप्शन सुनना, ABCD, 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, अंडर रूट 3 टाइम्स, और E ऑप्शन लिख लें, रिमेन्स सेम। चलो जी बच्चों, अब जरा मुझे आप लोगों ने बताना है कि इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सारे बच्चों ने कहना है सर ने बताया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट P के साथ कौन सा चक्कर है, डायरेक्ट चक्कर है। तो इन सारों के दिमाग में आएगा लो जी डायरेक्ट रिलेशन की वजह से इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2। बट आपस की बात है जी, इसका आंसर है रिमेन्स सेम। उसकी वजह देखें, मैं इसका आंसर बता दूं, मैंने क्या आपको सवाल में बोला है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, नहीं बोला। तो बच्चों याद रखना, ये रिलेशन उस वक्त वैलिड है, बस ये उस वक्त वैलिड है जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी आप लोगों की गैस की मॉलिक्यूल्स की। ओ भाई देखो,
अब उसकी वजह, आप लोग प्रेशर को डबल करते हैं ना, एक छोटी सी बात सुने, प्रेशर को डबल करते हैं, मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होता है? हाफ होता है, वॉल्यूम हाफ होता है, तो डेंसिटी भी क्या होती है? डबल होती है। एक छोटा सा प्रेशर को डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, डेंसिटी का वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम हाफ होगा, डेंसिटी डबल हो जाएगी। इट मींस एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि इधर से एक चीज पता चली कि VRMS इज इक्वल टू, अब देखें 3, प्रेशर डबल किया, इधर से डेंसिटी भी डबल हो गई, इसका 2 इसके 2 से कट गया, तो बच्चों VRMS क्या रही? ये तो कांस्टेंट रही। इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, फिर आपका आंसर रिमेन सेम। हाँ, अगर अब यही क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको देता, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड बाय कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट, ये लो, देन VRMS विल बिकम, बच्चों अब देखें, अब साफ नजर आ रहा है कि इस केस में क्या होगा, डेंसिटी को कांस्टेंट रख के प्रेशर को डबल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स। अब आपका आंसर √2 टाइम्स आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अब आंसर √2, क्योंकि अब डेंसिटी कांस्टेंट आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को ये VRMS का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। इसी तरह एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है जी। मैं आप लोगों को कहता हूं बच्चों, मेरे पास 2 गैसेज हैं, क्वेश्चन सुनना जरा, 2 गैस हैं सेम टेम्परेचर पर, 2 गैसेज हैं एट सेम टेम्परेचर, 2 गैस हैं बच्चों सेम टेम्परेचर पर हैं गैस, 2 गैसेज हैं मेरे पास, ठीक है, कंटेनर में मैंने फिल किया हुआ है। अच्छा, उनमें से बच्चों एक है आप लोगों के पास, मैं कहता हूं जी लेट वी से नाइट्रोजन गैस, और एक आप लोगों के पास है बच्चों हाइड्रोजन गैस। मुझे बताओ VRMS किसकी ज्यादा होगी? अब देखें टेम्परेचर सेम है, रूट मीन स्क्वायर का मैस के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों एक तो चीज यहां से क्लियरली नजर आ गई कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कम होगी। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ग्रेटर देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये लो, तो जिसका मैस कम होगा उसकी स्पीड है, उसमें उस गैस में स्पीड जो होगी बच्चों वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये थे आप लोगों के, देखें छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये बड़े आसान है, इनमें मुश्किल भी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये टिपिकल पॉइंट्स ज़रूर होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप लोग मजीद कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। हाँ, तो अब और ज़रा कंफ्यूज हो जाना इस पर, ठीक है, तो शर्म कर लेना कोई। ये देखो, अब मेरी एक और बात सुने ज़रा, आप लोग देखें, इसका मतलब है अब ये रिलेशन सामने आते जा रहे हैं। अब एक रिलेशन हमारे पास और सामने आ गया, क्या कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1/VRMS2 इज इक्वल टू √P1/P2। क्या ख्याल है? फिर एक और रिलेशन मेरे सामने आया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1/VRMS2 इज इक्वल टू √M2/M1। आपकी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है ये, कि रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। इसकी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये याद रखना। इसकी कंडीशन क्या है? डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो बच्चों 2 लाइनें में बोलने लगा हूं, सुनना। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। गौर करें, 1/2 है तो ये M2/M1 है, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट कांस्टेंट डेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रेशर रेशियो। क्या ये 2 MCQs और आप लोगों की जिंदगी में आ गए हैं? तो लो जी बच्चों, इनको आप लोगों ने कर लेना है नोट, इनको करें पैक और शापर को करें अच्छे तरीके से डबल, ठीक हो गया। इसके बाद ना बच्चों एक और फाइनल फार्मूला भी है जिसका प्रूफ तो भी हम लोग नहीं करेंगे, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये प्रेशर ऑफ द गैस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों इस रिलेशन का प्रूफ तो भी हम नहीं करेंगे, मगर आप लोग इसको बस जस्ट वैसे ही जहन में रख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। डबल हो जाती है प्रेशर के डबल करने से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स डबल। ये 2/3 तो कांस्टेंट है, ये तो 2/3 कांस्टेंट है, ठीक है। एक ये रिलेशन, इसका प्रूफ नहीं है, बस जस्ट यू हैव टू कीप रिमेंबर, ओके।
एक बात ज़रा मेरी और सुनना, अभी आप लोग प्रेशर का एक रिलेशन पढ़ के आए थे, रो बाई 3 VMS। तो बच्चों मुझे बताओ, सिर्फ अगर मैंने मीन स्केयर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मगर इसमें भी कंडीशन क्या है कि डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। अब देखें 2 MCQ जिसके भी बन सकते हैं। कैसे? इफ प्रेशर ऑफ अ गैस बिकम्स डबल देन इट्स मीन स्केयर स्पीड, आंसर होगा विल रिमेन सेम। बट अगर मैं कहता हूं जी इफ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल बाय कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट देन मीन स्केयर वेलोसिटी विल बिकम डबल, देन मीन स्केयर वेलोसिटी विल बिकम डबल। तो बच्चों आप लोग देखते जाएं, ये छोटे छोटे MCQs हैं जो कि आप लोगों को कहां से कहां पर ले जाएंगे। ठीक है, लो जी। तो इसके बाद आप लोगों ने, ये है जी छोटा सा एक रिलेशन आप लोगों का, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस से। अब एक बात ज़रा और जो आप लोगों ने सुननी है, मेरा ख्याल है काफ़ी लोग तो घूम गए होंगे अभी तक फार्मूलाज को देख देख के, इनको तो दौरा पड़ गया होगा। ओ भाई कोई दौरे वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जस्ट आप लोगों के सामने फार्मूलाज हैं और आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम लोग कल अब ना बच्चों बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारा कुछ अब हम लोग कल पढ़ेंगे, मगर ये आप लोग पहले इनको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। मैं ना कल आप लोगों को इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ MCQs करवाऊंगा, ठीक है। तो उससे आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इसके MCQs की, ठीक है। तो वो MCQs भी हम लोग कल करेंगे। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को फिर बता ही देता हूँ। देखें आप लोग पढ़ते हैं ना PV इज इक्वल टू NRT, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक अभी एक्चुअली, ठीक है। आपका प्रेशर ऑफ गैस का टॉपिक एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मगर ना आगे उसने PV इज इक्वल टू NRT से रिलेटेड भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है जी, गैस लॉज जो है ना उसको भी थोड़ा सा हम लोग इन टच रखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, PV इज इक्वल टू NRT, आप लोग ये पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, ये आप लोग पढ़ते हैं बच्चों केमिस्ट्री में, ऐसे ही है। चलो अब इधर जरा मेरी एक बात सुनो, याद रखना है बच्चों, आप लोगों को पता है जो यहाँ पर N होता है ना वो किसके बराबर होता है बच्चों? N जो होता है ना वो आप लोगों का N/NA होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये R ये T अपनी जगह पर। तो बच्चों एक चीज़, जब हम लोग इसको ये देखें, अभी ये PV इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R/NA, NT को मैं इधर लिख देता हूँ साइड पर। तो भाई मैंने R को देखें, R भी कांस्टेंट है, NA भी कांस्टेंट है, मैंने दोनों को एक ही कांस्टेंट पे लिख दिया। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, ये जो N/NA होता है बच्चों, ये तो N के बराबर था, और उसके बाद ये जो R/NA होता है ना बच्चों, ये एक नए कांस्टेंट के बराबर होता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? बोल्ट्ज, इस बच्चों कांस्टेंट का नाम क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो K है, इट मींस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज रेशो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू एवोगैड्रो नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू एवोगैड्रो नंबर रेशो इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या ख्याल है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगैड्रो नंबर रेशो इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पूरे को इधर पुट कर दूं R/NA की जगह पर, सो फाइनली बच्चों मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? फाइनली मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा जी, PV इज इक्वल टू KNT। दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लो जी, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन होती है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और इसके जो यूनिट्स हैं सेम एज दैट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, और इसके यूनिट जो होते हैं एंट्रोपी से मैच करते हैं। एंट्रोपी होती है हीट पर यूनिट टेम्परेचर, तो उसके भी यूनिट जूल पर केल्विन है बच्चों, इसके यूनिट भी जूल पर केल्विन होते हैं। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने अब याद रख लेना है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल गया कि किधर गया भाई,
हाँ, जब हम लोग ना अब इसको ये पी वी इज इक्वल टू एन के टी वाला रिलेशन हमारे सामने आया, जब हम लोग बच्चों इसको वो प्रेशर वाले रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द गैस का फाइनल फार्मूला आता है 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो टेम्परेचर ऑफ द गैस का ना फिर हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है बच्चों, जिस तरह प्रेशर का नहीं रिलेशन आया था इस तरह टेम्परेचर का रिलेशन आता है 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या रिलेशन आता है? 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ भी क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि प्रेशर का भी काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और टेम्परेचर का भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है। लो बस आज का भाषण हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी तो मतलब मैं आप लोगों को बस इतना करवा दिया कि आप लोग इन फार्मूलाज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, घर में बैठ के इनको सोचें समझें, इनको अच्छे तरीके से, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कल जो है ना इंटरनल एनर्जी तक ख़त्म कर देंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।